हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से हमने प्रीवियस लेक्चर में आत्मकथ्य कविता पढ़ी है। ये कविता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है और ये कविता उन्होंने कब लिखी, जब उनको आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। तो जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथा तो नहीं लिखी, लेकिन अपनी आत्मकथ्य पर एक जो है कविता लिख दी। और इस आत्मकथ्य कविता में बेसिकली वो अपनी आत्मकथा ना लिखने के तर्क बताते हैं कि उन्हें अपनी आत्मकथा अभी नहीं लिखनी है, अभी ये सही समय नहीं है, अभी जो है वो गहरे दुख से अभी अभी उभरे हैं, वो पुनः उन पुरानी यादों में नहीं जाना चाहते हैं। फिर यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि इस हिंदी साहित्य के इतिहास में कई महापुरुषों ने अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन लोगों ने उनकी आत्मकथा को पढ़ा और उनकी जो कमियां थी, उनकी जो दुर्बलताएं थी, उन पर जो है व्यंग मलिन उपहास किया, उनका जो है मजाक उड़ाया है। इसलिए वो अपने मित्रों से कहते हैं कि आप मुझे फिर भी कहते हो कि अपनी आत्मकथा लिख डालो। आगे एक और तर्क और चेतावनी देते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि यदि मैंने अपनी आत्मकथा लिखी और उसमें कुछ ऐसी बातें लिख दी कि जिससे पढ़कर तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे दुखों का कारण तुम स्वयं खुद हो। उन्होंने कहा मेरे जीवन रूपी घड़े में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। और अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि जैसे तुम्ही ने मेरे जीवन के सारे सुख जो है छीन लिए हों, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया है, जो अभी जीवन उनका जो है समाप्त हो गया है, उनके दुख में और उनकी सौंदर्यता का भी यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। एक बार जल्दी से रिवाइज करने के बाद आज की क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कवि कहता है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस अपनी भरने वाले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से एक भौरा एक फूल के चारों तरफ मंडराता है, ऐसे ही जब आज आपने मुझे अपनी आत्मकथा लिखने को कहा, तो मेरा मन रूपी जो भौरा है वो अनेक कहानियों के चारों तरफ मंडरा रहा है कि मैं कौन सी कहानी व्यक्त करूं अपनी आत्मकथा में। फिर वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन रूपी वृक्ष है, जब अपने अतीत में वो जाते हैं कवि, कहते हैं मेरा जीवन रूपी वृक्ष जो है अब सूख चुका है और उस वृक्ष की पत्तियां सब झड़ चुकी हैं। कहते हैं मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कहते हैं मेरा मन रूपी भौरा जो है उन सभी कहानियों के चारों तरफ गुनगुना रहा है कि आखिर में कौन सी कहानी कह दूं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहते हैं मेरा जीवन रूपी जो वृक्ष है वो पहले हरा भरा था और आज उस वृक्ष में पतझड़ आ गई है और पतझड़ के कारण सभी पत्ते अब झड़ चुके हैं, देखो आज घनी। कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस हिंदी साहित्य में कई महान पुरुषों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपने जीवन का इतिहास आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझसे पहले कई महान कवियों ने और साहित्यकारों ने अपने जीवन की कथाएं आपके सामने प्रस्तुत की हैं, दुनिया के सामने प्रस्तुत की हैं। इन कथाओं और इन जीवनियों और इन आत्मकथाओं को पढ़कर मुझे ऐसा प्रतीत होता है यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपाय, क्योंकि लोग व्यंग मारते हैं। जब दूसरों की कमियों को निकालना लोगों का काम है। कहते हैं इन कहानियों को पढ़कर मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो लोग जो है क्या कर रहे हैं, इनका जो है उपहास उड़ा रहे हैं। और जिन लोगों ने स्वयं अपनी कहानियां लिख कर दी हैं, इन्होंने तो अपना ही जो है
मलिन उपहास करवाया है, अपना ही व्यंग, अपना ही उपहास करवाया है दुनिया के सामने, समाज के सामने, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी। इसके बाद भी तुम मुझे कहते हो मैं भी अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियों को कह डालूं। तुम सुख कर सुख पाओगे, क्या तुम्हें मेरे जीवन की कथाओं को सुन करके सुख मिलेगा? देखोगे यह गागर रीति, कहते हैं मेरा जीवन रूपी जो गागर है, घड़ा है, वो बिल्कुल खाली है। इस रीति को क्या तुम देख पाओगे? इस खाली घड़े को तुम देख पाओगे? कहीं किंतु ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जीवन रूपी, कहते मैं अपनी जीवनी, अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। जीवनी कोई और लिखता है किसी दूसरे के जीवन पर, आत्मकथा आप स्वयं लिखते हैं। अपनी जीवन की प्रत्येक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से आप अपनी आत्मकथा को लिखते हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम ये सब देख करके कि इस हिंदी साहित्य जगत में कई लोगों ने अपना ही क्या किया है, उपहास कराया है, तब भी तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है वो बिल्कुल खाली है, और क्या तुम इस खाली घड़े को देख पाओगे? लेकिन कहते हैं एक चेतावनी भी देते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है, जो खाली पड़ा है, कहीं तुम्हें ऐसा प्रतीत ना हो कि हमारी वजह से ही ये जो घड़ा है वो खाली पड़ा है। और मेरा रस ले भरनी अपनी भरने वाले, मेरे जीवन रूपी जो रस है, अर्थात मेरे जीवन की जो खुशियां हैं वो तुम ही ने छीन ली, ऐसा तुम्हें ना लगे। इसलिए भी वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। इसलिए भी जीवन में मैं अपने जीवन की आत्मकथा को नहीं लिखना चाहता हूँ। दूसरी पंक्तियों में या दूसरे काव्यांश में कवि कहता है, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, कहते हैं आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यह विडंबना है, यह दुर्भाग्य की बात है कि मेरे ये पाखंडी मित्र मुझे कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अपने सरल मन को कहते मेरा मन बड़ा सरल है, ठीक है, और मैं अपने इस मन की कैसे हंसी उड़ाऊं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, अपनी भूलों, अपनी गलतियों को और दूसरों के जो पाखंड मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ धोखा दिया गया है, उसको मैं औरों के सामने कैसे दिखलाऊं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, मैं उन मधुर चांदनी रातों की जो मैंने अपनी पत्नी के साथ गुजारे हैं, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की जो मैंने अपनी पत्नी के साथ जो है हंसते खेलते जो है जो दिन मैंने व्यतीत किए हैं, उनको मैं कैसे उन बातों को उजागर करूं। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, मैं भी एक स्वप्न देखता था, मुझे वो स्वप्न कहाँ मिला जिसका मैं जो है, मुझे वो सुख कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देखता था। हर किसी को जो है एक सपना होता है कि उसे जो है इस प्रकार की खुशियां मिले, उसको जो है इस प्रकार का सुख मिले। कहते हैं मैंने भी एक सुख का स्वप्न देखा था, लेकिन वो स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते वो स्वप्न, वो सुख मेरे बाहों में आते आते मुस्कुरा करके भाग गया। यानी जिस सुख का मैंने स्वप्न देखा था वो सुख मेरी बाहों में आते आते मुस्कुरा करके भाग गया। आगे कहते हैं कवि, अंतिम पंक्तियों में उन्होंने अपनी पत्नी की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहा है, क्या कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उन्हीं की यादों में अब आगे की पंक्तियां लिखते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की, यानी जिसके लाल गालों, अरुण कपोल अर्थात लाल गाल,
जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कहते हैं जिसके लाल गालों से, उषा अर्थात सुबह जो है क्या लेती है, जो सुबह की जो लालिमा है वो मानो जैसे मेरी पत्नी के लाल गालों से लेती है। अर्थात वो यहाँ उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। निज सुहाग मधुमाया, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा है। पाथेय का अर्थ यहाँ पर हो जाता है आपका क्या, पाथेय कहा जाता है किसको, सहारा, पथिक यानी यात्री। तो कहते हैं उसकी स्मृति यानी उसकी जो यादें हैं, अपनी पत्नी की यादों को कहते हैं उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। जो यात्री थक करके, मैं जब अपनी यात्रा में, अपने जीवन रूपी यात्रा में, अपने पथ में, अपने रास्ते में मैं थक जाता हूँ, तब उसकी स्मृति अर्थात उसकी यादें क्या बनती हैं, वो मेरा पाथेय बनी है, सहारा बनी हुई है, यानी मैं अपनी पत्नी की यादों के सहारे जी रहा हूँ। ठीक है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, जो मैंने सिल चुका, अर्थात जो कहते हैं ना कि आप कि उसको उधेड़ो मत, सीवन जो सिल चुका है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, मेरी जो दुविधा है, जो मेरे दुख हैं, उनको तुम क्यों उधेड़ रहे हो। ठीक है ना। और छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कहानी कथाएं आज कहूं। कहते हैं जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक रजाई को जब आप सिलते हैं, बाहर से वो बहुत सुंदर उसमें कवर लगाया जाता है, लेकिन जैसे ही उसको आप थोड़ा सा उसकी सिलाई को उधेड़ दें, उसके अंदर से रुई, जो कि इतना अच्छा नहीं लगता है, कई बार उसमें अच्छी रुई भी नहीं होती है, कई चीजें उसके अंदर होती है, आप गद्दे को निकाल दो, उसके अंदर से जूट वगैरह कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ इसके अंदर भर गया है। तो वो कहते हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे, मेरा दुख जो है, अब जो है मैं उसे भूल चुका हूँ, उसे मत उधेड़ो, क्या मेरी कंथा की, मेरी जो दुख भरी व्यथाएं हैं उसको तुम उधेड़ो मत, उसको तुम जो है फिर से मत उधेड़ो, तुम इसको जो है, कहते हैं छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, मेरा जीवन अत्यधिक छोटा है और मैं इसकी बड़ी कथाएं कैसे लिखूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, क्या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनूं और मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुन करके क्या तुम भला कर पाओगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन व्यथा, और इस समय जो है सही समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी मन की मौन व्यथा, जो मेरे मन की जो दुख है वो सो चुका है, अभी उसे आराम करने दो, मैं उसे फिर से उधेड़ करके दुखी नहीं होना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो अपने जीवन की हर घटनाओं को लिखेंगे, हर घटनाएं जो है उनकी मन में जो है पहले वो यादों के रूप में उनको फिर से जो है वो याद आएंगी। इसलिए कहते हैं अभी मेरी मन की जो व्यथा है वो मौन है, वो सोई हुई है, थकी हुई है, उसको रहने दो, उसको अभी जो है सोने दो, अभी ये सही समय भी नहीं है। तो ये था आत्मकथ्य कविता के का सारांश। और अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर, इस कविता के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। बाकी आपने काव्यांश के भावार्थ संदर्भ स्वयं लिखें, हमने 2 बार इसको रिवाइज भी कर दिया। तो पहला प्रश्न है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो यहाँ पर ये कविता इसीलिए लिखी गई है क्योंकि कवि जो है आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। चलिएगा, प्रश्न है तो आत्मकथा लिखने से इसलिए कभी मना करते हैं क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है और वो ऐसा नहीं करना चाहता है। क्योंकि आत्मकथा जब आप लिखेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें लिखनी होती हैं। तो यहाँ कवि ने कहा कि अपनी आत्मकथाओं को लिख के लोग जो है हमारा क्या करते हैं, उपहास करते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य में ऐसे कवि महान पुरुषों की आत्मकथा पढ़ी और ये देखा कि लोग उसे पढ़ते हैं और फिर उनका व्यंग मलिन उपहास करते हैं। अपनी सरलता के कारण उसने कई बार धोखा भी खाया है। वह अपने व्यक्तिगत जीवन का उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है।
जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो किसी पीड़ादायक जब घटना को आप क्या करते हैं, याद करते हैं, तो आपका मन जो है फिर से दुखी हो जाता है ना। उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाते हैं। कभी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है, अपने निजी जीवन को वो किसी के सामने जो है व्यक्त नहीं करना चाहते। इसलिए यहाँ उन्होंने कारण बताए हैं कि वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। ठीक है, और इस आत्मकथा को ना लिखने के बाद इन्होंने आत्मकथ्य कविता लिखी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इन प्रश्नों को आप लिखते रहेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि ने क्या कहा है कि अंतिम जो काव्यांश की जो पंक्तियां थी उसमें कवि ने क्या कहा है कि अभी समय भी नहीं है। ऐसा कवि ने क्यों कहा है कि अभी समय नहीं है? तो देखिए, कवि का जो जीवन है वो दुखों और अभावों से भरा रहा। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली। तो आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता है, क्योंकि जब आप मन में दबे कुछ भाव आपके होते हैं वो हमेशा आपको कष्ट पहुंचाते हैं। उन यादों को करते ही आपका मन दुखी हो जाता है। तो कवि जो है अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति उनको अभी अभी मिली है, यानी वो अपने दुखों को थोड़ा सा भूल पाए हैं। लेकिन उनके दोस्त उनसे मित्र उनसे कह रहे हैं कि तो आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो कवि ने कहा कि ये सही समय नहीं है, क्योंकि अभी अभी उनकी जो व्यथा है वो मौन हुई है, वो सो करके थकी है, हारी है। इसलिए जो है वो कहते हैं कि मैं फिर से उन भावों को, मन के दबे हुए उन कष्टों को फिर से याद नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आत्मकथा कौन लिखेगा? जिसने बहुत अच्छे जो है जिसके अनुभव रहे होंगे, जिसके जीवन में खुशियां आई होंगी, जिसको अनेक प्रकार के नाना प्रकार के सुख मिले होंगे। लेकिन कवि का कहना है कि उनका जीवन दुखों से भरा है, कष्टों से भरा है, उनके साथ धोखा किया गया है। वो अपने सीधे स्वभाव के कारण कई उनके मित्रों ने और लोगों ने उनके साथ जो है धोखा किया है। इसलिए वो उन पाखंडियों को भी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते हैं और अपने दुख को वो अभी इस समय जो है किसी के सामने उसको जो है फिर से नहीं उधेड़ना चाहते हैं। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। तो कवि ने यह भी कहा कि मैंने कुछ बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसके कारण मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और लोगों को उससे प्रेरणा मिले। तो उन्होंने कहा मेरा जीवन बहुत छोटा सा है और उसमें ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ है जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, लोग उससे कुछ सीख पाए। चलिए प्रश्न नंबर 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ कवि ने कहा कि मैं अपनी पत्नी की जो यादें हैं उसको अपना पाथेय अर्थात सहारा, अपनी पत्नी की यादों के सहारे जो है वो जी रहे हैं, उनकी पुरानी यादों के सहारे वो जी रहे हैं। तो यहाँ इनका क्या आशय रहा है? तो इसमें रास्ते का भोजन या सहारा, पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की जो प्रेयसी हैं उससे दूर हो गई है, कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उनकी स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन का सहारा बनाना चाहते हैं। तो उन यादों को, उन स्मृतियों को कवि जो है अपने जीवन का सहारा बना करके जी रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि स्मृति को उन्होंने पाथेय बनाने कहा है कि वे जो है अपने पत्नी की यादों को सहारा बना करके चल रहे हैं और इसलिए जो है वो अपने
निजी क्षणों को, उन यादों को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आपका भाव स्पष्ट करना है आपको। तो यहाँ कुछ पंक्तियां आपको इस काव्यांश से दी जाएंगी, इन्हीं का आपको भाव स्पष्ट करना है, भावार्थ आपको बताना है। जैसे आपको 2 पंक्तियां, 4 पंक्तियां दी जाएंगी, तो इसी तरह से जैसे यहाँ लिखा है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहा था, उन्हें वो कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। कवि ने कहा, मैंने भी एक स्वप्न देखा था, एक सुख स्वप्न मैंने भी देखा था, लेकिन वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी, वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। और जो सुख के दिन होते हैं उनका पता ही नहीं चलता है, लेकिन दुख के दिन बहुत बड़े लगते हैं, बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए जो है, ये जो सुख है ना दुनिया में, वो सब छलावा है। ठीक है, सुख आएगा और कब चला गया पता ही नहीं चलेगा, फिर से जो है दुख आपको मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि मैंने भी एक सुख स्वप्न देखा था जो कि मुझे नहीं मिला है। ठीक है, चलिएगा इस प्रश्न का उत्तर लिखें। चलिए आगे, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रेममयी भौर बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। किसके? उनकी पत्नी की। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था, क्योंकि यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि जो भोर है, सुबह है, सुबह की जो बेला होती है, वो भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से ही लिया करती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर बताया है। ठीक है, और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी लगा है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि उपयुक्त काव्यांश में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक है, ठीक है। एक मनुष्य की सौंदर्यता इतनी नहीं हो सकती है कि वो उषा जो है उससे लालिमा ले। ठीक है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि यह कहना चाहते हैं कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। ऐसी स्मृतियों को वह उन सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है। अतः वह अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को किसी से बांटना नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित आपको बताना है। तो ये जो कविता है, ये खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। कविता में बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। यह विडंबना, अरे जरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो यहाँ पर ये
विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। मानवीकरण शैली का प्रयोग, छायावादी वाद की प्रमुख विशेषता मानवीकरण, मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह, तो मानव से यानी कि जो आपके मानव नहीं है, उन पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया है। ठीक है, जैसे यहाँ विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का, जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, तो यहाँ पर मानवीकरण इन्होंने किया है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरा दुख जो है वो थक गया है। अब थकता कौन है? मानव थकता है। कहते हैं वो मेरी मौन व्यथा जो है थकी है और सोई है। ठीक है, अरे सरलते तेरी हंसी कैसे उड़ाऊं मैं, अपने सरल मन की हंसी में कैसे उड़ाऊं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में यहाँ पर वृद्धि हुई है। खिलखिलाकर, आते आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, 2 बार आए हैं शब्द। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। मेरी मौन में अनुरागी, उषा में अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिखाया गया है। चलिएगा, कवि ने जो जिस सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? कवि ने जो सुख देखा था वह अपनी प्रियसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते जाते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी नहीं प्राप्त हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रह गया। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है और हम जिसे सुख समझते हैं वो अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी से समाप्त हो जाता है। चलिएगा, प्रश्न का उत्तर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इसमें आप स्वयं इस प्रश्न को करें, क्योंकि ये रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित है। तो आपने जो भी इस कविता के माध्यम से यहाँ पर कवि के बारे में जो भी आपने समझा है उन सब को आपने अपने शब्दों में लिखना है, उनके व्यक्तित्व के बारे में कि कवि का जीवन कैसा रहा होगा और वो कैसे व्यक्ति थे। ठीक है, इसे हम आपको नहीं बताएंगे। आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों, ये प्रश्न भी बच्चों आपके लिए है, क्योंकि आप हर बच्चे की अपना इंटरेस्ट होता है और हर बच्चे को पढ़ने में का अपना वो किस व्यक्ति के या कैसे व्यक्तियों के जीवन या आत्मकथा को पढ़ना आप चाहते हैं, ये हर बच्चे का अलग यहाँ पर उत्तर हो सकता है। इसलिए आप जो है यहाँ पर अपने हिसाब से इसको भी लिखें। फिर कोई भी आप अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई है। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। तो आपको भी जो है जिस प्रकार से एक आत्मकथा लिखी जाती है, आपको भी अपने बारे में लिखना है, अपनी आत्मकथा के बारे में, अपने जीवन की घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से, अपने जीवन की जितनी भी आपकी घटनाएं हैं। तो जैसे एक कवि जो है अपनी आत्मकथा लिखता है, आप भी अपने बारे में लिखिएगा और हो सकता है भावी भविष्य के आप भी एक कवि हों और आपकी आत्मकथा की बहुत सराहना हो। तो इसलिए जो है आप भी इस प्रकार से लिखें और आगे के प्रश्न आप स्वयं कीजिएगा। ये प्रश्न आपकी रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित हैं, तो ये आपको स्वयं करने हैं। बाकी प्रश्न हम कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।